शुरुआत करने से पहले आई थिंक सबसे बचपन वाला जो पीरियड होता है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम लोग को कुछ पता नहीं होता है कि हम लोग क्या डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ले, और मोस्टली पेरेंट्स ही हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू अनुजा, हाउ डज दिस वर्क? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कैसे डिसीजन लेते हैं, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि कपल को, कोई भी जो मैरिड कपल हो, उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके वी विल नाउ बिकम अ पेरेंट. सो दैट्स द प्राइमरी मोस्ट डिसीजन, बिकॉज उसमें बनना है कि नहीं, कौन कितनी जिम्मेदारियां लेगा, कब, आफ्टर लाइक हाउ मेनी years of marriage that decision is taken. So that's the initial decision that a couple takes, that now we are ready to become parents and we will become parents. It starts from there. And I think the primary, like initial decisions also happen during those 9 months of a woman when she's a pregnant woman. That time बच्चे ने क्या रीड करना चाहिए, मतलब माँ ने क्या रीड करना चाहिए ताकि बच्चे को वो पता चले, कौन सा म्यूजिक वो सुन रही है, वो सारे चीज़ों का इन्फ्लुएंस बच्चों के टेम्परामेंट बिल्डिंग पे होता है. हम बोलते हैं कि कई बच्चों के बारे में आधी चीज़ें पर्सनालिटी से आती है जो जेनेटिक्स के साथ में आती है, कुछ चीज़ें होती है जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं. सो जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद भी छोटे छोटे डिसीजन, जैसे वो क्रेडल में रहेगा या माँ के साथ सोएगा, उनका रूम अलग रहेगा या वो सभी के साथ सोएगा, वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो पैसिफायर यूज करेगा क्या, ये छोटे छोटे जो डिसीजंस है वो बच्चों के पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाते हैं, जैसे ईटिंग हैबिट्स हो, स्लीपिंग हैबिट्स हो. तो आई थिंक इनिशियल डिसीजन जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स का जो ओपिनियन है, उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने लाइफ में जो खुद के बारे में एक्सपीरियंस किया है, वहाँ से बेबी के लाइफ के डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है. राइट, ब्यूटीफुल. और आई थिंक यहाँ पे सोशल मैटर्स भी, सोशल या कल्चरल जो ट्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं, राइट? सो आई थिंक कुछ लास्ट 2 हफ्ते की बात है, एमपी में कुछ केस हुआ था, उधर के किसी गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम लोग कंपलसरी करेंगे कि गर्भ संस्कार जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग कंपलसरी करेंगे. बट हाउ डू दीज सोशल ट्रेंड्स, हाउ डू दीज कल्चरल ट्रेंड्स अफेक्ट अगेन पेरेंट्स डिसीजन ऑफ हाउ डू दे वांट टू रेज अ चाइल्ड? जैसा अभी अनुजा ने कहा, मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर से अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 to 15 ये जो एज ग्रुप है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स ये बहुत ज़्यादा सोच कर पेरेंटिंग करते कि नहीं अभी XYZ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुझे बच्चों को पढ़ाना है या सिखाना है, XYZ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या XYZ पॉलिटिकल लीडर के जो थॉट्स है वो मैं अभी मेरे बच्चे को सामने बिठा के सिखाऊंगा या उसके बुक पढ़ूंगा. मुझे ऐसा नहीं लगता कि 0 to 15 एज ग्रुप में पेरेंट्स का फोकस उतना रहता है, क्योंकि जैसा अनुजा ने कहा कि पेरेंट्स का या फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ग्राउंड पे जाना है या नहीं जाना है, टीवी कितनी टाइम देखना है, फ़ोन कितनी टाइम देखना है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि फोकस अगर इन चीज़ों पे है तो पॉलिटिकली और सोशली हम बच्चों को ग्रूम नहीं करते, ये मुझे नहीं कहना. ये होता ही है और उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कल्चर, हमारी संस्कृति. जैसा अनुजा ने कहा कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने अगर ये डिसाइड किया उन 9 महीनों में कि मैं किसी भी मंदिर वगैरह नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो एथिस्ट है, क्योंकि वो भगवान नहीं मानती, तो कल्चर बीच में आ जाता है, इन लॉज बीच में आ जाते हैं, क्योंकि वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट होने से पहले तुम कुछ भी करो, लेकिन नाउ यू आर कैरिंग अ चाइल्ड. और हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि 9 महीने लड़की को मंदिर जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, अमावस में बाहर नहीं जाना चाहिए, पाँव में काला डोरा बांधना चाहिए. तो ये सब होता है. तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो अवेयर नहीं होते, मे बी फोकस उनका ऐसा, उन्हें लगता है कि हमारा फोकस अभी बच्चे को बड़ा करना है, उसका वजन बढ़ाना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, उसे ग्राउंड में भेजना है. लेकिन पहले ही 5-7 सालों में जो कल्चरली हमारे जो रीति रिवाज है कि अरे उसकी पहली दिवाली है, उसका अन्नप्राशन का विधि है. पॉइंट ये है कि अगर एक कपल ने ये डिसाइड किया कि एज अ पेरेंट हमें ये नहीं करना, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है. और आई डोंट थिंक कि कपल एज वेल एज सोसाइटी इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन. जो पेरेंट्स तैयार है उनके घर में आप जाके पूछे कि कैसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एट टाइम्स पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स के साथ,
तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पॉलिटिक्स बीच में नहीं आता 0 to 15 के एज में, वो आता है, लेकिन वो ऐसे अप फ्रंट ऑन द फेस जिसे हम बोलते हैं वो नहीं आता, लेकिन इट्स देयर, वी कांट इग्नोर. Absolutely. But then again this begs me to ask a question from a psychology point of view. जो बच्चे का जो हम लोग बोलते हैं जड़न हो रहा है, या जो बच्चा बड़ा हो रहा है, राइट, उसका पर्सनालिटी शेप हो रहा है इन दोस फॉर्मेटिव इयर्स. How are these cultural trends actually affecting that child's psychology? To a huge extent, they have an influence. Definitely, the cultural, the social context, and as we rightly and always say that, you know, family is the first society the child is getting exposed to and is getting raised at. So बहुत छोटी चीज़ें होती है कि जैसे हम देखते हैं घरों में कि एक लड़का भी है और एक लड़की भी है, and they are just standing. Say imagine their age group is between 6 or 7. तो इजीली ऐसे कहा जाता है जाओ जरा पानी ला के दो, हाँ, एंड द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर. सो नाउअडेज फ्रॉम स्कूल्स एंड एवरीवेयर दे आर आल्सो टॉट ना that girl and boy have equal roles. However, when the child goes home, she experiences, oh no, if I am standing, my mother will ask me to give a glass of water to my father. Then she wants to question. Huh? They are ready to question nowadays, is what I feel. However, we as parents are still inequipped to answer them. And I think there lies the entire fasad ki jad jise bolte hain na, that we are not ready. We say this at the same time around age 13 or 14 we say hotel management na, you should not target it because you are a girl. So when you get married, when you will have your children, how will you manage both? तो कोई भी लड़की वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लाइफ में फैमिली एक प्रायोरिटी बनने वाला है. ये हम जब बच्ची 12 साल की है तब हम ही डिसाइड करते हैं एज पेरेंट्स. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक अर्ली डिसीजन मेकिंग, isn't it a decision that we make that she will not be able to prioritize, or in other words she will marry someone who will not be able to be in a situation to give her that freedom to work, that growth perspective. This is something that we decide at early age. Means this decision making and influences go from very small extent, that which school she should go to. If she is a girl and if she is wearing something like a skirt or a frock, she should always wear a leggings within. In that. Why? Because you take a decision that she will not understand how to sit properly. Now again, when I'm saying a word properly, what is properly is something again decided by the parents. Okay? So if a boy at the age of 4 or 5 is watching and looking at a girl, he's looking from a perspective, oh my God, how she is sitting inappropriately. Whereas at the age of 3, 4 or 5, children don't really understand what is right or wrong. In fact, in all our seminars and sessions, I say that what is right or wrong, that thread and button itself is not developed at that particular age. What they only know is what is something that I should get afraid of, what is something जिसके बाद मुझे एक पप्पी मिलती है या फिर एक हग मिलता है. तो उन्हें सिर्फ वही समझ में आता है कि क्या रीइंफोर्स्ड है और क्या पनिश्ड है. तो ये जो जरिया है ना पनिश करने का, रीइंफोर्स करने का, these are our tools as you know, as parents. And we are so wise and sometimes so blunt in using those tools that sometimes we ensure that they are taking our decisions without even thinking, readily accepting it as an instant material. So, and I think when it comes to discipline issues, the things are probably little logical, some scientific, some that comes from families, but I think we are totally blind-eyed when it comes to political views, and I feel that we ourselves are so insecure to think from a particular perspective, to discuss something, and I think Neha would be in a position to throw more light on that, but I think that is a more severe kind of an issue than only habits. I want to add few points. जैसा अभी अनुजा ने कहा, there is very interesting term which we use in political science when it comes to gender.
लड़की को रेस करना और लड़के को रेस करना। आई एम श्योर कि अगर अनुजा को भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की की पेरेंट हूँ, आई एम श्योर कि अभी यहाँ पे एक लड़के का पेरेंट होता तो डिस्कशन कुछ अलग जरिया और टोन में जा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को रेस करना with a more conscious mind towards developing her political and social views, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर रही हूँ, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 0 to 15 के लड़का या लड़की को बड़ा करने में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। तो अगर मैंने कहीं ढूंढा तो मुझे कुछ, आई एम श्योर कि मुझे बहुत कम मटीरियल मिलेगा कि अरे पॉलिटिकल व्यूज को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं बच्चों के। तो अगर जब हम जेंडर की बात करें, लड़कियों को रेस करने की बात करें, तो दो बहुत अच्छी थियरीज जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में है। वन इज, इट्स नॉट अ थियरी, इट्स अ टर्म, कैजुअल सेक्सिज्म। सो घर में कपिल शर्मा का शो चल रहा है या महाराष्ट्र की हास्य जत्रा चल रही है, जहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस की बॉडी को लेके बहुत सारा कैजुअली लोग जोक्स पास कर रहे हैं, घर के सब लोग हंस रहे हैं, उसमें नाना नानी हैं, एट टाइम्स हम भी होते हैं। और 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, वो लड़का लड़की वो देख रहे हैं कि अरे अगर तुम फैट हो तो वो अच्छी चीज नहीं है। जैसे अनुजा ने कहा कि ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, अगर तुम, अरे ये लड़की काले रंग की है ये एक्ट्रेस, तो उसका ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जेंडर के, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सोसाइटी के जो फोर्सेस है, वो टेलीविजन हो, वो घर में आने वाले मेहमान हो, कि अरे तुम लड़कियों के बॉयकट की हुई है, तो हमें तो ऐसा लगा कि लड़का ही आ गया। ये बहुत बेसिक सेंटेंस है जो घर में आने वाले मेहमान बात करते हैं। तो ये कैजुअल या व्हाट्सएप पे आने वाली जोक्स होते हैं, एट टाइम्स मदर और फादर के बीच का रिलेशन होता है, तो ये सब बच्चे देख के बड़े हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं। एक बात उसमें मुझे ये भी लगती है कि पेरेंट्स को ये पहले समझना चाहिए और खुद को ये छूट देनी चाहिए कि हम पेरेंट्स हैं, हम भगवान का कोई अवतार नहीं है कि जिस दिन हम पेरेंट बन गए तो अभी चलो, अब मैं ऑन पॉइंट डिसीजन मेकिंग करूंगा, ऑन पॉइंट बच्चे को रेस करूंगा, मेरे हाथ से कुछ भी गलती नहीं होगी, ये मानना और इस कॉम्प्लेक्स में जाना, आई थिंक आप खुद के ही बहुत सारे दरवाजे बंद कर लेते हो कि जब आप ये समझते हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूं, तो अभी नो इट ऑल एटीट्यूड चाहिए, मुझे सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, उसका अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन मुझे करना आना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो मैं माँ या बाप के तौर पे कहीं पे कम हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक दिन मैं मेरी लड़की को गार्डन में लेके जा रही थी और 6-7 मुस्लिम औरतें बुरखा वगैरह पहन के वो उनके बच्चों को लेके ऑटो में बैठ रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड कि अरे माँ वो भूत जा रहा है, मुझे लग रहा है। घर में हम कभी भी हिंदू मुस्लिम इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से उसके दिमाग में आया। एट दैट पॉइंट माँ या एक सिटीजन या एक पॉलिटिकली सोशली अवेयर इंसान के तौर में मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, ये बहुत मैटर करता है। और ये आगे जाके ये डिसाइड करेगा कि उसका डिसीजन मेकिंग कैसा रहे। तो अगर एक हाथ टाइम में आपने उसे बता दिया कि अरे मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टडी करके बताती हूँ, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने वो कुछ कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाके उसे अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो वो उसके दिमाग में रह जाएगा। क्योंकि 0 to 15 में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए उनके मदर और फादर आइडल है। वो हमें भगवान की ओर ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे हर एक प्रॉब्लम का निजात इनके पास है। और अगर आप, तो मैंने भी आई वॉज सरप्राइज कि जब उसने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि क्यों तुम ऐसा, या सिग्नल में मिलने वाले ट्रांसजेंडर, यस, बच्चे हमेशा पूछते कि वो ऐसे ताली क्यों बजा रहे हैं, वो ऐसे हमारे पास पैसे क्यों मांग रहे हैं। They are just curious. एग्जैक्टली, बट ये सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज है। अगर देखो तो कि मुस्लिम, एक तो हमें ये खुद को सोचना चाहिए कि हमारे खुद के, जब हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, लिबरल है, रैशनल है, हमें खुद को ये सवाल पूछने चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने मुस्लिम हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने दलित हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने ओबीसी लोग हैं। तब हम खुद से ज्यादा अच्छी तरह से आईने में देख के बात कर सकते कि मैं लिबरल हूँ। ठीक है, वो नहीं है, वो अगेन इट्स रिलेटेड टू द फैमिली एंड अपब्रिंगिंग एंड सर्कल्स इन विच वी आर लिविंग। लेकिन अगर सामने से कोई मुस्लिम औरत 4-5 आई तो एटलीस्ट तुम अपने बच्चे को ये तो कह सकते हो कि अरे नहीं वो भूत नहीं है। जैसे हम साड़ी पहनते हैं, वैसे एक जो सेक्शन होता है गट, जिसे हम मराठी में बोलते हैं, उस सेक्शन की औरतें ये बुर्खा पहनती है और उन्हें भूत वगैरह बोलने का कुछ संबंध ही नहीं है। तो जैसे हम, तुम्हारी नानी जैसे साड़ी पहनती है, वैसे उन्होंने बुर्खा पहना है और
उनके सेक्शन की औरतें ये पहनती है। आई थिंक ये आपने मैटर ऑफ फैक्टली पहुंचा दिया। मैं नहीं बोल रही कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हो तो आपको हमेशा बच्चे को ये थ्योरी पढ़ानी है, बुक लेके बैठना है, माइनॉरिटीज मेजॉरिटी ये पता नहीं, लेकिन नहीं, देयर इज वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज, स्पेशली द थियरी ऑफ अदरनेस। थियरी ऑफ अदरनेस इसका मतलब है जब आप माइनॉरिटीज के बारे में बोल रहे हो, अगर आपने ऐसा कहा कि हमने उन्हें हमारे सेक्शन में लिया है, हमने उन्हें अलाउ किया है, हमने उन्हें कहा कि आप इस गार्डन में आ सकते हो, इसका मतलब आप लिबरल नहीं हो। एब्सोल्युटली। इसका मतलब आप इक्वल नहीं हो। इसका मतलब आप खुद को, आपके सेक्शन को एक सुपीरियर पोजीशन में रख के ही बात कर रहे हो कि हमने उन्हें कहा कि हाँ हम आपके साथ ईद मनाने आ जाएंगे। सो ये डिसीजन मेकिंग ही हुआ जो आप अपने बच्चों में इंड्यूस कर रहे हो, और वही डिसीजन मेकिंग लेके वो स्कूल में जाएगा, वही डिसीजन मेकिंग का एटीट्यूड लेके वो कॉलेज में जाएगा, और देन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी।